नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट कॉन्क्लेव। और सीधे हम राजधानी लखनऊ से रियल एस्टेट की बात करेंगे क्योंकि ये हमारा सेशन 6 है और लगातार हर साल हम आपको बता दें रियल एस्टेट को लेकर चर्चा करते हैं कि आखिरकार, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यूपी की जो इकोनॉमी है उसमें रियल एस्टेट का काफी योगदान है। माना जाता है आंकड़ों के मुताबिक 15% से ज्यादा आपको बता दें कि जो यूपी की इकोनॉमी है उसमें रियल एस्टेट का योगदान है। लेकिन आगे क्या प्लानिंग है, किस तरह के फ्लैट्स, किस तरह के जो बिल्डर्स हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं, वो कैसे दूर होंगी, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम बड़े ग्रुप्स जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनकी समस्याएं क्या हैं, सरकार से वो क्या चाहते हैं और उनके भविष्य की योजना क्या है यूपी के अंदर, किस तरह के उनके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसको वो लाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यूपी आपको बता दें कि विकास का एक इंजन ग्रोथ बन गया, देश के लिए एक ग्रोथ इंजन माना जाता है। वो ग्रोथ इंजन में रियल एस्टेट की क्या भूमिका रहने वाली है। और हमारे साथ खास चर्चा की शुरुआत, जो पहला पैनल है वो हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी वो जुड़ गए हैं। जयवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने देखा हमारे मंच पर लिखा है रियल एस्टेट कॉन्क्लेव। पहले मैं जानना चाहूंगा कि रियल एस्टेट को लेकर आप क्या कहेंगे और यूपी की इकोनॉमी में रियल एस्टेट का आप कैसे योगदान देखते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस शो का आप आयोजन करके हमारे प्रदेश और देश के लोगों को यूपी के बारे में, यूपी की रीतियों नीतियों कार्यक्रम के बारे में जानकारी से अवगत कराने का काम करेंगे। निश्चित रूप से दो तरह का यूपी आपको दिखाई पड़ेगा। एक वो यूपी जो 17 से पहले का यूपी था और एक वो यूपी जो 17 के बाद का यूपी है। किसी भी, चाहे रियल एस्टेट का क्षेत्र हो, आर्थिकी का कोई क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, डेवलपमेंट की कोई भी बात करें, तो उसके लिए पहली ज़रूरत होती है कि जहाँ भी कोई निवेशक, जहाँ भी कोई उद्योगपति, जहाँ भी कोई कारोबारी जाना वहाँ पसंद करता है कि उसको संरक्षा, सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर का बेहतरीन वातावरण दिखाई पड़े। 17 से पहले उत्तर प्रदेश को कहा जाता बीमारू राज्य है, दंगों का प्रदेश है ये। कानून के नाम पे धज्जियाँ उड़ती थी, आए दिन दंगों का प्रदेश था। उसका ये परिणाम हुआ करता था कि निश्चित रूप से कोई भी उद्योगपति, कोई भी निवेशक, चाहे देश का हो या विदेश की धरती का हो, यूपी में अपना निवेश नहीं करना चाहता था। 17 के बाद आदरणीय मोदी जी और योगी जी के हाथ में देश और प्रदेश की कमान आने के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे पहली प्राथमिकता रही कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ। कानून का राज स्थापित होने का परिणाम ये हुआ है कि लोगों में, निवेशकों में, हर वर्ग में उत्तर प्रदेश के बारे में धारणा बदली, सोच बदला, सामर्थ्य देखने को उत्तर प्रदेश की मिली। और उसी का परिणाम है कि जो राज्य बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, वो राज्य देश का ग्रोथ इंजन बन के उभरा है। यही नहीं, अभी 4 दिन पहले एक रिपोर्ट आपने देखी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें जिस प्रदेश में कभी नौकरी, अपने नौकरशाहों को वेतन देने के लाले पड़ते थे, वो स्टेट आज सरप्लस रेवेन्यू वाला स्टेट बन के नंबर 1 पे हिंदुस्तान में उभरा है। ये बड़ी उपलब्धि के लिए मैं पूरे प्रदेश के लोगों को बधाई भी दूंगा और खासकर अपने माननीय प्रधानमंत्री को, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश तेजी से बढ़ा है, और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री को, जिनके नेतृत्व में हम सब लोग उत्तर प्रदेश को इस स्थिति में ला पाए। किसी भी प्रदेश का पहली बात होती है लॉ एंड ऑर्डर, नंबर 2 आता है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। आप देख रहे हो कि पहले के यूपी में लखनऊ से आप दिल्ली जब जाते थे तो रात भर चलते थे या दिन भर चलते थे, तब दिल्ली पहुँचते थे। रोड कनेक्टिविटी से आप 5.5 और 6 घंटे में आज लखनऊ से दिल्ली आप जा सकते हैं। एक्सप्रेस वे का प्रदेश उत्तर प्रदेश बना, हाईवेज का प्रदेश यूपी बना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। आज कनेक्टिविटी के मामले में बात करें तो एयर कनेक्टिविटी में गुणात्मक रूप से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी को मिले हैं। अभी तो कुछ ही दिनों की बात है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट आपको मिलने जा रहा है। ये कनेक्टिविटी बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, अनेक संसाधन सुविधाएं मिली, कानून का राज स्थापित हुआ। उसी का परिणाम है
क्या चमकता दमकता उत्तर प्रदेश बनने की ओर आगे बढ़ देखिए, रहा है। मंत्री जी मेरे एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हम रियल स्टेट की बात करें तो आपको नहीं लगता कि रियल स्टेट को आप बढ़ाएंगे तो टूरिज्म भी बढ़ेगा, क्योंकि आप पर्यटन मंत्री है, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय आप पर है। अब देखिए अयोध्या में बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो होटल्स बना रहे हैं, अब सोसाइटियों का भी प्लान हो रहा है। मथुरा में जाएंगे तो मथुरा में तो बहुत सारे आवासीय कॉलोनियां विकसित हो रही हैं, बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं वो बहुत सारी सोसाइटी वहां बना रहे हैं। तो आपको लगता है कि रियल एस्टेट बढ़ेगा तो टूरिज्म भी बढ़ेगा, क्योंकि टूरिज्म के लिए आपको होटल्स चाहिए, बहुत सारे होम स्टे चाहिए, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। मैं वही बात कर रहा था। अब आप सेक्टर वाइज, मैं जनरल बात की थी, सेक्टर वाइज रियल एस्टेट पे यदि बात करेंगे तो रियल एस्टेट का भी कारोबार बहुत तेज गति से, जब निवेशकों का यदि अट्रैक्शन बढ़ा तो लोगों की पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनी। अयोध्या की बात करें, लखनऊ की बात करें, कहीं भी आप देखेंगे कि रियल एस्टेट का कारोबार चूँकि अपार संभावना है। सबसे ज़्यादा आबादी का प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जहाँ 25 करोड़ लोग निवास करते हैं। गांव से लेकर शहर तक आवासों की जरूरत है, अनेकानेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है। रियल एस्टेट को व्यापक रूप से यहाँ स्कोप है और इसी के दृष्टिगत न सिर्फ रियल एस्टेट बढ़ा है। यदि हम अकेले, जिस आपने चर्चा पर्यटन की करी, पर्यटन पे यदि हम बात करें तो आज आज उत्तर प्रदेश ने टूरिज्म पॉलिसी 2022 लागू करी। उसके बाद हम लोगों ने होम स्टे पॉलिसी लागू करी, जिसमें सबसे ज़्यादा इंसेंटिव सब्सिडीज हम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यदि कोई भी निवेशक खास रूप से होटल निर्माण करता है, रिसोर्ट निर्माण करता है, गांव देहात में यदि कोई भी मकान आबाद वाला अपने घर में 12 कमरों तक के रहने की व्यवस्था करता है, उसको हम लोग किसी भी निवेशक को होम स्टे से 5 कमरों के मकान से लेके 5 स्टार तक यह निवेशक कोई आता है तो उसको 25% सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। सर देखिए, यही रियल नहीं, एस्टेट का हम जो जिक्र कर रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जो प्राइवेट डेवलपर्स है, उसी की सरकार बात कर रहा उनको हूं। कैसे साथ में लेकर उसी की चल बात रही कर है? रहा हूँ, जी, ये प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। जो मैं पॉलिसी बता रहा हूँ, आम कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी निवेशक, कोई भी रियल एस्टेट का कारोबारी हमारे यहाँ आता है, यदि वो होटल बनाना चाहता है, रिसोर्ट बनाना चाहता है, होम स्टे डेवलप करना चाहता है, रूरल टूरिज्म में कोई टूरिज्म फैसिलिटी डेवलप करना चाहता है, तो 25% सब्सिडी हम उसको दे रहे हैं। यदि वो इंटरप्रेन्योर या कोई कंपनी या कोई डेवलपर एससी का है, महिला है, तो उसको 30%, 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रहे हैं। तमाम इंसेंटिव्स उसको स्टाम्प शुल्क में फीस देने का काम कर रहे हैं, लैंड यूज कन्वर्जन में फ्री ऑफ कॉस्ट कराने का काम कर रहे हैं, अन्य अन्य तमाम सब्सिडी और फैसिलिटीज देने का काम कर रहे हैं। ये पहली बार अकेला यूपी है जिसने सबसे बेस्ट टूरिज्म पॉलिसी लागू करके तभी सभी निवेशकों को, सभी रियल एस्टेट के कारोबारियों को और सभी उन लोगों को जो उत्तर प्रदेश में अपना निवेश होटलों के रूप में, रिसोर्ट के रूप में करना चाहते हैं, उनको आकर्षित करने का काम किया है। तो सर रियलिटी चेक कर लूं फिर? हाँ, यहीं कर बिल्कुल, लेते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे बिल्डर्स हैं भाई, यहाँ पर वाकई में मिल रहा है, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं भाई? हाँ या ना कर दीजिए। मिल रही है ना? मानते हैं आप बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने जान दिया। चलिए सर, ये तो कह रहे हैं कि मिल रही है सुविधाएं। धन्यवाद। आपको योगी सरकार है, हवा हवा में बात नहीं करती, सच्चाई धरातल पर उतारने का काम करती है। यही हमारी नीति है, यही हमारी सफलता है और यही विश्वसनीयता उत्तर प्रदेश की जनता की है और यही विश्वसनीयता 27 में पुनः में बैठाएगी। चलिए सर, क्योंकि ये रियल स्टेट का मंच है, लेकिन हम उस पर बात कर ही रहे, लेकिन आपने 2027 का जिक्र ही कर दिया, तो फिर कुछ पॉलिटिकल बात ही कर लेते हैं। पॉलिटिकल बात, कहीं से क्या भी आपको लग करिए, रहा है कोई दिक्कत कि नहीं। यूपी में लोग बिना जाति के रह जाएंगे, बिना जाति लिखे लोग रह जाएंगे, बिना आप लोग जात की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे? क्योंकि माना जाता है यूपी और बिहार में अगर आप जाएंगे तो वहां तो कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। अब यूपी सरकार ने एक हाईकोर्ट का हालांकि आदेश था, उसको आप फॉलो करा रहे हैं, कि ये संभव है? निश्चित रूप से भारत के संविधान ने, भारत की परंपराओं ने, भारत के आदर्श और जीवन मूल्यों ने सदैव मानवता को सम्मान देने का काम किया है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में इस जातीय व्यवस्था से मुक्त होने का संकल्प लेने का काम किया गया है। जो भी दबे कुचले शोषित वंचित हैं, उनको आरक्षण के माध्यम से ऊपर ला करके बराबरी का हक सबको देने का प्रयास किया गया है। धर्म के आधार पर, जात के आधार पर कोई भेदभाव न हो, यह सुनिश्चितता देने का काम संरक्षक के रूप में हमारा संविधान करता है।
लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जाति व्यवस्था लगातार अब तक लंबे आज़ादी के अंतराल के बाद भी हम समाप्त नहीं कर पाए हैं। इस वक्त सबसे ठोस पहल उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। हम प्रभावी तरीके से चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, सभी को सम्मान देने का काम हो, बराबरी का हक मिले और जात और धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई पक्षपात न हो। ये सच्चाई भी है और इसको प्रभावी तरीके से हम लागू करने का काम करेंगे। लेकिन सर विपक्ष तो कह रहा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की आप लोग बात करते हैं, लेकिन जातियों के आधार पर बांटने का काम तो आप ही लोग कर रहे हैं। 17 से पहले का इतिहास उत्तर प्रदेश का उठा के जरा देख ले, किसने जातियों में बांटा, इतिहास देखें। इतिहास है 12 से 17 के बीच का। गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, उद्योगपतियों व्यापारियों का अफेयर, किडनैपिंग, फिरौती, महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण, यही तो मूल चरित्र था। आए दिन दंगे, यही तो था। इसी से ऊब के जो लोग आज बात कर रहे हैं वही लोग सत्ता में थे उस समय। उसी से ऊब के 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने एकजुट होकर के प्रचंड बहुमत के साथ इनको सत्ता से बेदखल करने का काम किया था और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया था। इन्हीं का तो कार्यकाल था कि आज जो हम ओडीओपी हम कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उस समय क्या था, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, वही चलाता था थाने, वही चलाता था जिले के प्रशासन, वही सुपर सीएम था। तो आज उनको कोई हक नहीं है, उनको कोई हक नहीं है इस तरह की बातें करने का। क्योंकि रियल एस्टेट का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, कई ऐसे माफियाओं की जमीन है जहां पर सरकार फ्लैट्स बना रही है, आशियाने बना रही है, आवास बना रही है गरीब लोगों के लिए। ऐसे में जो फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं कई ऐसे प्राइवेट डेवलपर्स से, क्या उनका सहयोग भी आगे सरकार इन तमाम चीजों में लेगी? आप खुद ही देख रहे होंगे आज माफियाओं को ठिकाने लगाने का काम, उनकी अवैध संपत्ति जो सरकारी या गैर कानूनी या लोगों की संपत्तियों पर अवैध कब्जे थे उनसे मुक्त करा के वो जमीनें गांव गरीब और वंचित के हितों में हम उनको फ्लैट्स बना के देने का काम कर रहे हैं। आज यही सरकार है जिसने माफिया मुक्त दंगा मुक्त प्रदेश करने का काम किया है। इन 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश में एक दंगा नहीं हुआ है, और उस समय एक दिन खाली नहीं था जिसे दंगा ना हो। यही तो अंतर है। वो केवल आरोपित करने का काम, आज जो लोग इस तरह की बातें करने का काम कर रहे हैं, जरा उनका इतिहास पलट के देख ले कि उनके कथनी में और करनी में अंतर क्या रहा है। 12 से 17 के बीच में वही तो थे सत्ता में जो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनका जरा पन्ना उलट के देखिए कि उनका क्या कारनामे रहे हैं जिनकी वजह से जनता ने उनको बेदखल सत्ता से करने का काम किया है। जी मंत्री जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म की हम बात करें, अभी एक बड़ी सौगात दी आपकी सरकार ने, आप लोग जा रहे हैं जगह जगह, कल मुख्यमंत्री जी को भी देखा मार्केट में जाकर जीएसटी रिफॉर्म के बारे में लोगों को बता रहे हैं। कैसे देखते हैं उसको और कितना फायदा आप देखते हैं? क्योंकि विपक्ष कहता है भाई पहले निकाल लिया, पहले लूट लिया, अब वापस दे रहे हैं। देखिए आम लोग, हमें नहीं, आम लोगों को पूछिए कितना खुश है देश। विपक्ष तो वो हर वर्ग, लूटा, विपक्ष नहीं, आम लोग। लोकतंत्र में लोक मत सर्वोपर होता है। आम लोगों से पूछिए, गांव का गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशे वाला से लेकर उच्च वर्ग तक, कोई ऐसा वर्ग नहीं जो आज दीपावली से पहले का बड़ा तोहफा मोदी जी का न मार रहा हो। सभी लोग खुश हैं। इससे न सिर्फ खुश हैं, इससे इकोनॉमी में भी बड़ा लाभ मिलने वाला है, कारोबारियों को भी लाभ मिलेगा, उद्योगपतियों को भी लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक बहुत बड़ी पहल साबित होगी। निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना, स्वदेशी कर के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, उसके लिए भी ये बहुत बड़ी पहल है। और जो बदलाव हुआ है टैक्सेशन में, और आज व्यापारी को सबसे बड़ा लाभ है कि स्लैब 2 किए गए, घटाए गए, उससे उनको टैक्स के कागज भरने में जो दिक्कतें आती थी, अन्य जो कठिनाइयाँ थी, उनसे भी मुक्ति मिलने का काम हुआ है। इसका स्वागत उद्योगपति हो, व्यापारी हो, कंज्यूमर हो, सब लोगों ने स्वागत किया। इसके लिए भारत सरकार को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री को बधाई, हमारे वित्त मंत्री को बधाई, और जन जन की कोर्ट से बधाइयाँ आज पूरा देश देने का काम कर रहा है। ठीक है जयवीर जी, अगर बात करें, क्योंकि आपने भी देखा होगा अभी विधानसभा जब सेशन हुआ,
तो मिशन क्या आप 2027 तो लेकर चल रहे हैं, लेकिन विजन 2047 की एक लकीर आप लोगों ने खींची है, उसको लेकर सत्र में काफी चर्चा भी हुई। सरकार ने बात रखी कि हम यूपी को 2047 में कैसे आप देखते हैं और क्या आपका रोड मैप है। लेकिन विपक्ष कहता है भैया 2027 तो आ लेंगे, 2027 में इनकी विदाई है, 2047 का ख्वाब देख रहे हैं ये लोग। मुझे लगता है कि बड़ा सत्ता में दोबारा वापसी की उम्मीद किए बैठे रहे वो लोग जिनको 17 में विदाई दी गई है। मुझे लगता है पीढ़ी जब तक याद रखेगी उनके कार्यकाल को, तब तक सत्ता में आने का ख्वाब देखना बंद कर दें। 50 साल अभी भाजपा कंटिन्यू करेगी, बहुत जल्दी से जल्दबाजी है। जहाँ तक विकसित भारत की बात आपने की, 2047 तक हम विकसित भारत देखना चाहते हैं, हर दृष्टिकोण से, सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से विकसित भारत हो। और विकसित भारत के इस सपने को पूरा करने की जो परिकल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने की है, जो विजन दिया है, उस विजन को धरातल पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश किस तरह पूरा करेगा, अपनी अग्रणी भूमिका उत्तर प्रदेश कैसे निभाएगा, इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, इस बात के लिए कि हिंदुस्तान का सबसे अग्रणी प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है, पहला प्रदेश उत्तर बना है उत्तर प्रदेश, जिसने विजन 2047 विकसित यूपी का स्थापित करने के लिए पूरे देश की सभी राज्यों में सबसे पहले 27 घंटे अपनी विधानसभा में लगातार चर्चा करा के इस विजन को धरातल पर उतारने के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। और अब हम लोगों ने अलग अलग विशेषज्ञों की टीम हो, सामाजिक हो, आर्थिक रूप से जुड़े सेक्टर की टीम हो, सभी के विजन को लेने के साथ साथ उस पर बहुत ठोस और प्रभावी अग्रिम रणनीति बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। और हम आज उसी का परिणाम है कि जो बेहतरीन उत्तर प्रदेश की आर्थिक नीति है, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरप्लस रेवेन्यू में भी 37 लाख करोड़ के फंड्स के साथ नंबर 1 पे हिंदुस्तान में स्टेट यूपी खड़ा है। लेकिन एक बहुत आपने भी लंबी फहरिस्त गिनाई, वाकई में देखिए कानून व्यवस्था बेहतर हुई, आप कहते हैं, सुधार हुआ, लोग मानते हैं, बिजली की व्यवस्था बेहतर हुई, आप मानते हैं, सड़कों का जाल बना, ये बेहतर हुआ, निवेशक आ रहे हैं, बहुत सारी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आपने लखनऊ में भी की, उसका फल है। धार्मिक स्थलियों का जो धार्मिक स्थल है उनका विकास हो रहा है, टूरिज्म बढ़ा है, बहुत चीजें। लेकिन विपक्ष को, खासकर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को, वो नजर क्यों नहीं आता? वो कहते हैं ये हमारी योजना है, ये हमारी योजना है, उनको ये आगे बढ़ा रहे हैं। हाईवेज पे बात आती है तो हमने बना दिया, अब उस पर ये चल रहा है, सिर्फ उन पर काम किया जा रहा है। वो अपनी नज़र बदले तो नज़रिया बदल जाएगा। मैं समझता हूँ आज सारी चीज़ें नेगेटिविटी के साथ देखते हैं और अंदर से उन्हें सत्ता में दोबारा वापसी का बड़ा अतिशीघ्रता पड़ी है। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि 17 तक जो उन्होंने बोया, देखिए अखिलेश जी को राजनेता नहीं है, अखिलेश जी को विरासत में राजनीति मिली है, उनके पिता राजनेता थे। 2012 में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, सरकार बनाने का जनादेश मिला था। लेकिन पिताजी ने पुत्र को उत्तराधिकार में गद्दी सौंपने का काम किया, अपनी दम पे एक भी चुनाव नहीं जीते हैं। लेकिन 12 से 17 के बीच में एक अपॉर्चुनिटी थी अखिलेश जी के लिए कि अपने को युवा नेता के रूप में बेहतरी परफॉर्मेंस करके, गुड गवर्नेंस की सरकार दे करके उत्तर प्रदेश में अच्छा मैचिंग कर सकते थे, अवसर खो दिया। नहीं, 2024 में तो आपके पसीने छुड़ा दिए ना। देखिए आपकी सरकार, केंद्र सरकार का 2000 उनका पीडीएफ फॉर्मूला हिट हुआ, आपने सोचा नहीं था। आप 400 पार का नारा देते थे, हुआ क्या? आप यहाँ 80 सीटें जीतने का दम भरते थे, हुआ क्या? वो जो फॉर्मूला था वो एक धोखा था, अब समझ पाए लोग। उन्होंने कहा पूरे प्रदेश को, देश को, आदरणीय राहुल जी और अखिलेश की जोड़ी ने कहा कि ये तो अगर 400 इसलिए मांग रहा है, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। वही भ्रमित करके, धोखा देके लोग आज ठगा महसूस कर रहे हैं। जो राहुल जी दोबारा वोट चोरी वाली बातें कर रहे हैं, लोग उसी के लिए आज विश्वास नहीं कर रहे। उन्होंने उस समय सरकार के फार्म बांट दिए लोगों को, पता नहीं क्या क्या बांट के जमा होने की, जो धोखा देने का काम किया, धोखा देकर के उत्तर प्रदेश में जो आंशिक सफलता उस समय ले ली। लेकिन लोग चुनाव के तत्काल बाद ही अपने को ठगा महसूस कर रहे थे। 100%। आज जिस तरह की बातें करें, कथनी और करनी में इनका कोई सामंजस्य नहीं है। हम कथनी और करनी में कोई भेद नहीं करते, जो कहते हैं
वो करके दिखाते हैं। कानून का राज हो, दिखाया, और कानून का राज दिखाया तो दिखाया, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया, और उसी का परिणाम है कि कानून का राज दिया तो ऐसा कानून का राज दिया जिस बुलडोजर की चर्चा विभिन्न राज्य नहीं विदेश तक में होती है। कानून का राज देने का काम किया हमने, विकास देने का काम किया, किसी के साथ पक्षपात भेदभाव नहीं किया, और उसी का परिणाम है कि किसी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी क्षेत्र का व्यक्ति हो, किसी जाति का व्यक्ति हो, आज हमारी सरकार के कार्यों के आधार पर हमारे साथ खड़ा है, हमें आशीर्वाद दे रहा वो है। ठीक है, वो आप ठीक है, आपने कह दिया कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करें, फिर आप बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, फिर वो नारा क्यों दिया जाता है? पीढ़ियों को आप छलावा मानते हैं, एक तरफ आप हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश करते हैं। बटेंगे कटेंगे की बात हमने की है भले लोगों के बीच में, अपराधियों के बीच में। यह समाज बटेगा, भले लोग कमजोर पड़ेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश और देश कमजोर होगा। हम चाहते हैं कि अच्छे लोगों को, भले लोगों का सम्मान हो। प्रेजेंट कर रहा है सर, वो तो धर्म के आधार पर प्रेजेंट किया जा रहा है कि बटेंगे और कटेंगे, जो आपने नारा दिया। निश्चित रूप से जो लोग राष्ट्रद्रोही हैं, जो राष्ट्र के साथ नहीं, उनको भारत में रहने का कोई हक नहीं। ठीक है, आपने वोट चोरी का भी जिक्र किया, उससे भी मेरा जुड़ा एक सवाल मैं आपसे लूंगी। वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी या पूरा विपक्ष इस वक्त सरकार पर लगा रहा है, और जेनजी का भी उन्होंने जिक्र किया है, नेपाल का उन्होंने उदाहरण दे दिया। लेकिन सवाल ये कि जो उदाहरण विपक्ष इस वक्त जेनजी को लेकर दे रहे हैं, लेह की स्थिति आप इस वक्त देख रहे हैं, प्रदर्शन वहां पर भी हो रहा है, ऐसे में आपकी नीति, रणनीति, आपकी दिशा आगे इन लोगों को लेकर क्या है? देखिए, वोट चोरी वाली वाले बात कर दूं, क्या आप चाहते हैं घुसपैठियों के वोट बने? क्या देश चाहता है कि जो अवैध रूप से हिंदुस्तान में घुसे हुए लोग हैं उनको मताधिकार का प्रयोग मिले? ऐसे लोगों को एक तरफ राहुल जी ही कहते हैं कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना चाहिए। अगर शुद्धिकरण की बात जब भारत निर्वाचन आयोग करता है तो कहते हैं कि ये वोट नहीं करने चाहिए, घुसपैठियों के वोट रहने चाहिए। ये अन्याय नहीं है क्या? ये कैसे चलेगा? ये देश को गुमराह करने की दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप मतदाता सूची साफ सुथरी हो, अवैध कोई मतदाता बचे नहीं मतदाता सूची में, और जो पात्र मतदाता है उसका नाम 100% जुड़ना चाहिए, ये बात करते हैं राहुल जी। और जब अवैध मतदाताओं को काटा जाता है तो कहते हैं वोट चोरी हो गई। दोनों चीजें नहीं चल सकती। जहां तक आपने जैन जी की बात की, तो पहला प्रयोग राहुल जी करा तो रहे लद्दाख में, अशांति कौन फैलवा रहा है? लेकिन भारत इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां लोकतंत्र में, भारत के संविधान में पूरे देश की गहरी आस्था और निष्ठा है। ये नेपाल नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है। भारत का लोकतंत्र में विश्वास है, और हर 5 साल बाद देश के हर नागरिक को अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिलता है। उसी के मताधिकार के आधार पर, उसकी राय के अनुसार सरकारों का, चाहे स्टेट हो या केंद्र हो, मतलब आपका कहने का तात्पर्य यह है कि विपक्ष युवाओं को भड़का रहा है इस वक्त, हवाला नेपाल का दिया जा रहा है। निश्चित रूप से जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, यह शांति फैलाने का, उसी का परिणाम भी आप लद्दाख में देख रहे हैं। ये क्या इसको राष्ट्रीय भावना कहेंगे? इसको क्या आप राष्ट्रों की परिभाषा नहीं दे सकते? आने दीजिए, जांच वो तो हो रही है। कल जो लद्दाख में हुआ, कौन जिम्मेदार हैं, किन कारणों से हुआ, कल जांच कमेटी उसमें बन गई है। आने दीजिए, आपको सब पूरा देश देखेगा क्या हो रहा है, क्या देश को आगे बढ़ते। देखिए, पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। हर 5 साल में अवसर मिलता है, और पक्ष विपक्ष में विपक्ष की दायित्व होता है कि सरकार की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रम में कहीं कोई त्रुटियां, कमियां हैं तो उसको उजागर करें और उसको दूर करने के सुझाव दें। ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होती है। क्या आपको लगता है कि ये उस भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं? कतई नहीं कर रहे। ये तो राष्ट्रद्रोह तक की स्थिति में पहुंचने का काम कर रहे हैं। ठीक है जयवीर सिंह जी, अब धीरे धीरे हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है, क्योंकि माहौल बनने लगा है अब चुनाव को लेकर, क्योंकि अभी तो पंचायत चुनाव जाना है, फिर उसके बाद 2027 की लगभग तैयारियां हो गई हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। 2027 को कैसे देखते हैं आप? आपको लग रहा है योगी सरकार हैट्रिक बना लेगी, और किस आधार पर आपको लगता है? एक भी ऐसा आप आधार बता दो जिसके वजह से हैट्रिक बनने में कोई शंका लग रही हो। वो तो कहते हैं रोजगार नहीं दे पाए आप। वो कहते हैं, उनका तो वो लोग कहते हैं, सिर्फ वो लोग जिनकी मैं चर्चा कर चुका हूँ 12-17 के बीच में, जिनको जनता ने परखा है, देखा है और नकारने का काम किया है। एक भी ऐसा कार्ड बता दो जिसकी वजह से हम हैट्रिक न बनाएं। डेवलपमेंट पे, लॉ एंड ऑर्डर पे,
निवेशकों को आकर्षित करने में, यूपी को सरप्लस रेवेन्यू का स्टेट बनाने में, अन्य अन्य तमाम कारण में तो एक बता दो जिसमें हम लोग कहीं फेल्योर हों और आप जनता की नज़र में कहीं भी हम लोग रिजेक्ट करने की स्थिति में हों। जी 27 का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, राजनीति की बात हुई है, रियल एस्टेट की बात, तमाम चीज़ों के मुद्दों की बात कर रहे हैं। सर, मेरा सवाल आपसे है, पर्यटन विभाग आपके पास है, अयोध्या, वाराणसी, आगरा, वृंदावन, मथुरा और साथ ही अब संभल को लेकर आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? क्योंकि सौंदर्यीकरण का वहां पर काम हो रहा है, लेकिन जिस तरह से माहौल बीते वर्ष हमने देखा, उसके बाद की जो परिस्थिति अब स्थिति है वो आगे बदल रही है। देखिए, एक भारत की संस्कृति, भारत के आदर्श, भारत के जीवन मूल्य, हमारी सनातन परंपराएं, इनको लगातार उत्तरोत्तर सम्मान देने का काम, संवर्धन देने का काम हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। हमने 500 वर्षों के लंबे अंतराल से भगवान राम के मंदिर के लिए कितनी पीढ़ियां खप गई, नहीं बन पाया जी। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में आज भगवान राम जी का मंदिर देश और दुनिया के सामने है। हम अपने गौरव से कहते हैं कि काशी का, भगवान शंकर जी का काशी कॉरिडोर और उसकी भव्यता दिव्यता पूरी दुनिया देख रही है। चाहे विंध्यवासिनी धाम हो, निकट भविष्य में आप देखेंगे हमारा मथुरा वृंदावन का भव्य दिव्य कॉरिडोर बनने को तैयार है। हम अपने सनातन संस्कृति, आदत और जीवन मूल्यों को बढ़ावा देना ये हमारा नैतिक दायित्व है, क्योंकि भारत में यह सनातन कमजोर होगा तो राष्ट्र कमजोर होगा। इसलिए हम सनातन को पूरी ताकत के साथ बढ़ावा दे रहे हैं। आगे भी देश की अखंडता, एकता और समृद्धि के लिए यही एक मूल ताकत है जो हमें लगातार एक संबल देती है, एक नई ताकत देने का काम करती है। चलिए सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं, रियल एस्टेट से जुड़े लोग हैं, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मेरा सवाल ये है कि आप हमारे मंच से, जी मीडिया के मंच से, आप क्या मैसेज देंगे निवेशकों से कि भाई वो यूपी आइए, हम आपको ये देंगे और आप जो निवेश करेंगे आपको यहाँ फायदा होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अपार संभावनाओं का प्रदेश इस समय है। यहाँ की कनेक्टिविटी, यहाँ की डेवलपमेंट, इनका रोड स्ट्रक्चर, यहाँ की एयरपोर्ट, हर तरीके से यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर आदर्श प्रदेश उत्तर प्रदेश है। और सरकार की जो नीतियाँ, रीतियाँ, कार्यक्रम हैं जो निवेशकों के हित के लिए बनाए गए हैं, लाल फीताशाही खत्म करने की बात हो, इंस्पेक्टर राज खत्म करने की बात हो, तमाम जो यहाँ निवेशक आते हैं तमाम तरीके के ब्रेकर्स थे, तमाम अवरोध थे, तमाम कानूनी अड़चनें और दिक्कतें थी, उनको बहुत सरलीकरण करने की बात हो, हर तरीके से प्रदेश सरकार ने यहाँ के निवेश के अनुकूल माहौल देने का काम किया है। मैं सभी जो भी हमारे यहाँ रियल एस्टेट के कारोबारी बैठे हैं, मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि वो उत्तर प्रदेश में आए, निवेश करें, एक बेहतर माहौल मिलेगा, सरकार का सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ से ज़्यादा, चूँकि 25 करोड़ में दुनिया में छठा देश है उत्तर प्रदेश, इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश जिसमें अपार संभावनाएं, तो आइए उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाओं के प्रदेश पर अपना पूरा लाभ लीजिए, अपने उद्योग को बढ़ावा दीजिए, निश्चिंत होकर के अपना कारोबार व्यापार करिए। कोई भी आपके साथ गुंडई, अराजकता, लाल फीताशाही, किसी भी तरह का कोई अवरोध किसी भी तरह का नहीं होने दिया जाएगा। हम आश्वस्त करते हैं कि रियल एस्टेट में अपार संभावनाएं यहाँ हैं, उनको धरातल पर उतारने के लिए आप सब उत्तर प्रदेश में अपना निवेश करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी, आपने विकास की योजनाओं के बारे में बताया और आपने निवेशकों को भी एक संदेश देने की कोशिश की है इस मंच से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सर। और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी, सर आप मंच पर बने रहिए। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कल्याण चक्रवर्ती जी, CEO MR इंडिया, साथ ही हमारे संपादक रमेश चंद्रा जी, सर आप भी मंच पर आइए। और साथ ही मैं इनवाइट करूंगी अंजनी कुमार पांडे, बिजनेस ओमेक्स ग्रुप, सर आप भी मंच पर आ जाइएगा। और शालीमार ग्रुप के MD खालिद मसूद के बिहाफ में शिव जनन चौधरी जी को भी मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूँगी। और सर से मेरा निवेदन है कि आप हमारे जो बिजनेस पार्टनर हैं उन सभी को
शुक्रिया माननीय मंत्री जी। और इस मंच के जरिए आज विजन 47 का भी जिक्र हुआ, साथ ही 27 को लेकर क्या तैयारी और रियल एस्टेट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की क्या नीति और रीति है, किस तरीके से रियल एस्टेट को लेकर तमाम जो नीतियां हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बनाई गई हैं। साथ ही साथ तमाम वो मुद्दे जिन पर आज हमने चर्चा की है और साथ ही साथ किस तरीके से उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वो चाहे लखनऊ हो या लखनऊ के अलावा तमाम ऐसे शहर, चाहे वृंदावन, अयोध्या, वाराणसी, तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर हम लगातार बड़े बड़े ऐसे जो फ्लोर्स है और साथ ही साथ बड़े बड़े अपार्टमेंट्स है, बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ है, वो इस वक्त देख रही हैं, क्योंकि ये भविष्य गढ़ा जा रहा है तमाम शहरों का।